नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अगस्त सन 2026। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। भारत में 14 अगस्त को 1947 के बंटवारे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापित होने वाले लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश, रात से पूरे प्रदेश में मानसूनी हवाएं व बारिश को लेकर अलर्ट जारी। वही सावन का महीना मगर बदल गई है तस्वीरें, जानिए अब क्यों नहीं रही पहले जैसी हरियाली तीज में रौनक। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में 12 एजेंडे पास, महिला स्टार्टअप पर 50% सब्सिडी तो कोचिंग सेंटर व नर्सिंग होम के भी बदले नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बदलेगा स्वतंत्रता दिवस का अंदाज, पूर्व सैनिक करेंगे ध्वजारोहण। अंबाला में सिखों व किसानों और पुलिस में टकराव, सिख नेता पर हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग। एम्स दिल्ली MTS जॉब्स अपडेट, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, बताएंगे पूरी अपडेट। झज्जर में स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल पूरी, DC ने किया निरीक्षण। 15 अगस्त को मंत्री आरती राव करेंगी ध्वजारोहण। CBSE की नई पहल, माचिस की डिब्बी लगाएंगे, समझेंगे पैटर्न और AI से सीखेंगे बच्चे। 15 अगस्त से शुरू होगी खास सीरीज। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने तैयार किया सुरक्षा घेरा, 4,500 जवान तैनात रहेंगे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। बाढ़ की तैयारियों और मौजूदा स्थिति की समीक्षा कर जल भराव वाले क्षेत्रों में तुरंत पानी निकासी के निर्देश, श्रुति चौधरी का बड़ा बयान। नारनौल में स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारियां, DC ने परेड का निरीक्षण किया। 15 अगस्त को MP धर्मवीर सिंह करेंगे ध्वजारोहण। और काशी में घाट डूबे, अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा। उत्तराखंड के देहरादून टिहरी में लैंडस्लाइड तो 15 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को गुरुग्राम, पंचकुला, जींद और पानीपत में बारिश हुई तो सोनीपत, रेवाड़ी में दोपहर से ही घने बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में मानसूनी हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 15 अगस्त तक अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार राजस्थान के ऊपर हवाओं का घूमता हुआ सिस्टम एक्टिव है। इससे पूरे हरियाणा में फिर से मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। गुरुवार को पानीपत में सुबह से ही बूंदाबांदी रही तो वहीं दोपहर बाद काले बादलों के साथ जमकर बारिश हुई। इसके बाद शाम के समय फिर बारिश हुई तो वहीं गुरुग्राम के कई हिस्सों में बारिश हुई है। जींद और पंचकुला में भी दोपहर बाद बारिश दर्ज की गई। सावन की फुहारों के साथ मौसम में ठंडक घुल गई है और पेड़ों पर हरियाली भी लौट आई है। लेकिन हरियाणा के अंचल में सावन की वही पुरानी रौनक अब दिखाई नहीं देती जो कभी इस महीने की खास पहचान हुआ करती थी। हरियाली तीज के मौके पर जहां पहले पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ते थे और महिलाओं के सावन गीतों से गांव मोहल्ले गूंज उठते थे, वहीं अब यह परंपरा धीरे धीरे सिमटती जा रही है। कुछ दशक पहले सावन शुरू होते ही गाँव का माहौल पूरी तरह से बदल जाता था। घरों के आंगन, चौपाल और खेतों की मेड़ों पर लोक गीतों की आवाज सुनाई देती थी। बड़े नीम और बरगद के पेड़ों पर रस्सियों के झूले डाले जाते थे। महिलाएं और युवतियां समूह में झूला झूलते हुए सावन के गीत गाती थी। हरियाली तीज का पावन पर्व इस उत्साह को और अधिक बढ़ा देता था। खासकर नवविवाहिताओं और युवतियों के लिए तीज का विशेष महत्व रहता था। समय के साथ त्योहार मनाने के तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है। व्यस्त जीवन शैली के कारण सामूहिक रूप से बैठने और पारंपरिक आयोजन करने का समय अब कम हो गया है। बच्चों और युवाओं के हाथों में मोबाइल ने काफी हद तक झूलों और लोक गीतों की जगह ले ली है। सावन के पारंपरिक गीतों की जगह अब सोशल मीडिया के रील और वीडियो अधिक दिखाई देते हैं। सावन की लोक परंपराओं के कमजोर होने का एक कारण गांव में घटती हरियाली भी है। पहले नीम, बरगद और अन्य घने पेड़ बड़ी संख्या में मौजूद थे जिनकी मजबूत डालियों पर झूले आसानी से डाले जाते थे। बढ़ते शहरीकरण और निर्माण कार्यों के चलते पुराने पेड़ों की संख्या कम होती चली गई। पेड़ों के घटने के साथ ही झूलों की परंपरा भी काफी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। बुजुर्गों का मानना है कि नई पीढ़ी के लिए सावन अब मुख्य रूप से बारिश का मौसम बनकर रह गया है। पारंपरिक सावन गीतों, झूलों और सामूहिक उत्सवों की जानकारी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में लोक संस्कृति को बचाने के लिए परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। सावन केवल बारिश और ठंडक का मौसम नहीं है बल्कि हमारी लोक संस्कृति, रिश्तों और सामूहिक खुशियों की पहचान भी है। जरूरत है कि आधुनिकता के साथ कदम मिलाते हुए अपनी इन पुरानी परंपराओं को भी सहेजा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सावन की उस रौनक को महसूस कर सकें जो कभी हरियाणा की पहचान हुआ करती थी।
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई। विधानसभा के मानसून सत्र पर भी फैसला लिया गया। 27 अगस्त से मानसून सत्र प्रारंभ होगा, जो कि 3 दिन तक चलेगा। मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी है। बताया कि वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम लागू किया गया है। इसमें विश्व बैंक के सहयोग से 5,714.80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 15 सिंचाई क्लस्टरों में 48.94 लाख एकड़ भूमि कवर होगी, जिसमें 45 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें 1 साल तक लीज रेंट पर 50% सब्सिडी यानी कि अधिकतम 10 लाख रुपए, 7 वर्षों तक 100% SGST छूट और 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नए नियम 2026 के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को, चाहे पुराना हो या फिर नया कोचिंग सेंटर, सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं नर्सिंग होम नीति में भी बदलाव के साथ डॉक्टर अब अपने स्वामित्व के अलावा लीज पर लिए गए रिहायशी प्लाट पर भी नर्सिंग होम चला सकेंगे। यह सुविधा एलोपैथिक और आयुष दोनों तरह के डॉक्टरों के लिए लागू है। शर्त बस यह है कि डॉक्टर अपनी मेडिकल काउंसलिंग प्रैक्टिस में और लोकल यानी IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होने चाहिए। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। जिले में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात संचालन को दुरुस्त करने के लिए एक व्यापक व बहुस्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसके तहत तकरीबन 4,500 पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है। VIP मूवमेंट और समारोह स्थलों पर जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम जिले के 5 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होंगे। जिला स्तरीय मुख्य समारोह ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 में आयोजित किया जाएगा, जहां हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा पटौदी के नई अनाज मंडी में पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सेक्टर 43 स्थित स्कूल में फरीदाबाद NIT के विधायक सतीश कुमार, मानेसर के नखडोला स्टेडियम में गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा और सोना के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सोना विधायक तेजपाल तंवर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। 13 अगस्त शाम 4 बजे से ही जिले में 11 प्रमुख स्थानों पर विशेष नाकेबंदी लागू कर दी गई है, जो कि समारोह समाप्ति तक जारी रहेगी। कार्यक्रम स्थलों के आसपास की ऊंची इमारतों की छतों पर हथियारबंद स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। माचिस की डिब्बियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कोई आकृति बनाना या फिर उन्हें तय कार्यक्रम में लगाकर पैटर्न को समझना बच्चों के लिए सिर्फ अब खेल नहीं होगा। अब इसी तरह की रोचक गतिविधियों के जरिए विद्यार्थी कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI की बारीकियां सीखेंगे। CBSE शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों को AI के साथ तार्किक ढंग से सोचने और जटिल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तैयार करने की दिशा में नई पहल की शुरुआत हो रही है। कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य सिटी AI एंड स्टेट नाम से ऑनलाइन सीरीज शुरू की जा रही है। इसका पहला लाइव एपिसोड 15 अगस्त को शाम 4 बजे प्रसारित होगा। CBSE और IIT गांधीनगर के सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस सीरीज में कुल 8 लाइव एपिसोड होंगे। सभी एपिसोड हिंदी में होंगे। पहले एपिसोड का विषय कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड AI विद मैच बॉक्स रखा गया है। इसमें माचिस की डिब्बियों और अलग अलग गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान चरणबद्ध तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और तार्किक सोच विकसित करने पर जोर रहेगा। जिला नोडल अधिकारी CBSE रीटा गोयल ने बताया कि बच्चों में सही सवाल पूछने, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटने, तार्किक तरीके से सोचने और समाधान तक पहुंचने की क्षमता विकसित होगा। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने वीरवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में बाढ़ की तैयारियों और वर्तमान जल भराव की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और विभिन्न जिलों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति का जायजा भी लिया। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बरसाती पानी की निकासी में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए और खड़ी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए विभाग पूरी तरह से सतर्क रहे। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री श्रुति चौधरी को बताया कि प्रदेश के रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, फरीदाबाद, नूंह और पलवल जिलों के कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति सामने आई है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने को कहा है, ताकि यदि किसी स्थान पर जल भराव बढ़ता है तो तत्काल राहत एवं निकासी के उपाय किए जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की खड़ी फसल को किसी भी स्थिति में अनावश्यक नुकसान नहीं होना चाहिए। श्रुति चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजी स्तर पर यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौके पर जाकर स्थिति की निगरानी करनी चाहिए। यदि कहीं पर पंप, ड्रेनेज चैनल या फिर अन्य संसाधनों की आवश्यकता है तो उन्हें तत्काल रूप से उपलब्ध करवाया जाए।
हरियाणा के अंबाला में प्रदर्शन कर रहे सिख किसान गुरुवार शाम पुलिस से भिड़ गए। वे पंजाब के खालिस्तान विरोधी नेता गुरसिमरन सिंह मंड पर 6 दिन पहले हुए हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 1 बजे से दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर रखा था। देर शाम पुलिस ने हाईवे खुलवाने की कोशिश की तो टकराव हो गया। इसमें अंबाला के एक डीएसपी वीरेंद्र का अंगूठा कट गया, जबकि 6 से 7 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले सिखों और किसानों ने गुरसिमरन सिंह मंड पर एफआईआर दर्ज करने और हमले के आरोपियों को छोड़ने की मांग को लेकर हाईवे जाम किया। पुलिस ने बाद में मंड पर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन प्रदर्शनकारी जेल में बंद अपने 2 साथियों की रिहाई पर अड़े रहे। रात करीब 9 बजे उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत ने दावा किया है कि देर रात पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक बहाल करवा दिया है। झज्जर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह रोडवेज वर्कशॉप परिसर में आयोजित होगा। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगी। इसके बाद वे परेड का निरीक्षण करने के साथ मार्च पोस्ट की सलामी लेंगी। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। डीसी वर्षा खांगवाल ने फाइनल रिहर्सल में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने समारोह स्थल पर पहुंचकर विभिन्न व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फाइनल रिहर्सल से पहले डीसी वर्षा खांगवाल ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश की अस्मिता, गौरव और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का अवसर है। जिले में यह राष्ट्रीय पर्व पूरी श्रद्धा, गरिमा और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय के साथ साथ बहादुरगढ़, बेरी और बादली में भी उपमंडल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा के भिवानी का छोटा सा गांव ढाणी लक्ष्मण, वही गांव जो प्ले स्कूल की लेडी टीचर मनीषा की वजह से सुर्खियों में आया। मनीषा को दुनिया से गए 1 साल हो गया है, लेकिन उसकी मौत अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या, इसका जवाब परिवार को अब तक नहीं मिला है। मनीषा की मौत की बरसी पर गुरुवार सुबह गाँव के एक मंदिर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें कई किसान नेता और पंचायत मेंबर पहुंचे। बेटे की यादों के सहारे जी रहा परिवार 1 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। पिता संजय मनीषा की बात करते हुए भावुक हो जाते हैं। कहते हैं, न्यू नहीं बेरा, हमारी छोरी के साथ क्या हुआ था, क्यों कर मरी। नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखने वाली 19 साल की मनीषा 11 अगस्त 2025 को लापता हुई। 2 दिन बाद शव गांव सिंघानी के खेतों में मिला था। पुलिस ने मर्डर केस दर्ज किया, लेकिन 18 अगस्त को इसे आत्महत्या बता दिया। इसके बाद विरोध बढ़ने पर तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई अब तक 4 से 5 बार गाँव आकर जाँच कर चुकी है, लेकिन मौत की वजह का रहस्य अभी भी बरकरार है। उधर मनीषा के दादा रामकिशन ने कहा कि सीबीआई केवल लिपापोती कर रही है, हमें केवल अपने समाज से ही न्याय दिलाने की अब उम्मीद बची है। पिता संजय कहते हैं कि बेटे के जाने के बाद पूरा साल उनकी यादों में बीता, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये है कि आज तक यह नहीं पता चल सका कि उसके साथ हुआ क्या था। संजय कहते हैं कि बेटे को न्याय दिलाना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है। पंचायतों से लेकर पैदल मार्च और अनशन तक किए, सीबीआई अधिकारियों से मिलने दिल्ली तक गए, लेकिन अभी भी जवाब का इंतजार है। बेटे को न्याय दिलाने तक लड़ूंगा, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी उम्र इसका मलाल रहेगा। परिवार के मुताबिक सीबीआई की ओर से 14 अगस्त यानी आज कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने 35 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब इस मामले में आज यानी 14 अगस्त को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है। 1 साल से दर्द झेल रहे परिवार और पूरे क्षेत्र की निगाहें अब 14 अगस्त की उस सीबीआई रिपोर्ट पर टिकी है, जिसमें यह साफ हो पाएगा कि मनीषा के साथ आखिर उस दिन हुआ क्या था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, विधायक आदित्य सुरजेवाला और चंद्रमोहन बिश्नोई ने सरकार के रोजगार के दावों को पूरी तरह से खोखला बताया। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि 19 अगस्त को पार्टी HKRN कार्यालयों के बाहर धरना देगी और पूरे प्रदेश में राहुल गांधी की तर्ज पर युवाओं की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा के बीते सत्र में एक सवाल के मिले अधिकारी जवाब के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि HKRN में कुल 24 लाख युवाओं ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन सिर्फ 1,13,000 को ही काम दिखाया गया है। 1,13,000 में से 97,000 कर्मचारी वही हैं जो पहले से अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। सरकार ने उन्हें केवल HKRN में शिफ्ट कर दिया। नई नौकरी सिर्फ 15,863 युवाओं को ही मिली है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निगम युवाओं को स्थायी नौकरी देने की बजाय सर्विस चार्ज वसूलने का केंद्र बन चुका है। साल 2021 में HKRN बनाते वक्त ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और
और समान वेतन देने की बात कही गई थी। साल 2024 के संकल्प पत्र में भी 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का झूठा प्रचार किया गया। राव नरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर युवाओं से पक्के कर्मचारियों जैसा काम लिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार बनने पर HKRN जैसी शोषणकारी व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा और युवाओं को स्थायी नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं और सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आंकड़ेबाजी करके गुमराह करने में जुटी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालयों में 15 अगस्त को देश के रक्षकों को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के तहत होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और वर्तमान में देश की सेवा कर रहे सैनिकों के योगदान और त्याग से परिचित करवाना है। कैथल जिले के करीब 576 सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद राणा ने बताया कि जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में 15 अगस्त को संबंधित गाँव, शहर या फिर वार्ड में रहने वाले सबसे अधिक उम्र के भूतपूर्व सैनिक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। पूर्व सैनिक किसी भी पद से सेवानिवृत्त हुआ हो उसे सम्मान दिया जाएगा। इसी वरिष्ठ पूर्व सैनिक से विद्यालय में ध्वजारोहण भी करवाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी देश के रक्षकों और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखेंगे। 15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों और बलिदानियों के परिवारों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली यानी एम्स द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के पद पर अस्थायी तौर पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि ईमेल के द्वारा 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। कोई भी शुल्क देय नहीं है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो 15,800 रुपए पर मंथ मिलेगी। पदों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। साक्षात्कार की सूचना केवल शॉर्टलिस्टेड आवेदकों को ईमेल के द्वारा दी जाएगी। आवेदकों को समय समय पर अपना ईमेल चेक करते रहना चाहिए। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन www.aims.edu पर जरूर चेक कर लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने 9,000 से अधिक पदों पर जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क की वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है वे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक अपना ग्रेजुएशन पास होने का सर्टिफिकेट देना होगा। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल तय की गई है। उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आवेदक का जन्म 2 अप्रैल 1998 से पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। सैलरी की बात करें तो 24,050 रुपए से लेकर 64,480 रुपए प्रति माह दी जाएगी। सामान्य, ओबीसी और EWS के लिए 750 रुपए फीस लगेगी। इसके अलावा SC, ST, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। लास्ट डेट 31 अगस्त है। गूगल ने मेड बाय गूगल इवेंट्स में पिक्सल 11 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो XL और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन शामिल हैं। इसके अलावा वेरिएबल डिवाइस में पिक्सल स्मार्ट वॉच और स्मार्ट टैग भी पेश किए गए हैं। स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो 89,999 रुपए से शुरू होती है। गूगल पिक्सल 11 सीरीज के स्मार्टफोन दुनिया में पहले ऐसे फोन है जो बिना इंटरनेट के भी AI फीचर्स और वॉइस कॉल ट्रांसलेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। यानी प्राइवेसी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए इन फोन के AI फीचर्स को काम करने के लिए क्लाउड या फिर इंटरनेट सर्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारा डेटा फोन के अंदर ही प्रोसेस होता है। इन तीनों फोन की खरीद पर लगभग 19,000 रुपए बचाए जा सकेंगे। 7,000 रुपए से अधिक का इंस्टेंट कैशबैक और 10,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर भी प्रदान किया जा रहा है। इन ऑफर्स का लाभ 31 अगस्त 2026 तक लिया जा सकता है। गूगल अपने फोन पर 7 साल यानी कि साल 2033 तक सपोर्ट देगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर ड्रॉप और AI इनोवेशन शामिल हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 78,080 पर बंद हुआ। निफ्टी में 40 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,396 के स्तर पर पहुंच गया। मेटल, बैंकिंग और एनर्जी शेयर्स में अधिक बिकवाली रही। वहीं FMCG और रियल्टी शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा सोने चांदी की कीमत में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 972 रुपए गिरकर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3,414 रुपए गिरकर 2,34,000 रुपए के
स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,641 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना इस साल यानी 2026 में अब तक 19,000 रुपए महंगा हुआ है, तो चांदी की कीमत में 4,000 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।